बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्लैकमेलिंग जारी है और दोनों तरफ से जारी है। आज असेंबली में सब कुछ नजर आ रहा था। 18 जून दिन जुमेरात का है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आखिरकार कौमी असेंबली में तकरीर कर ही ली है, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था वो बाइकआउट कर रहे हैं, नाराज हैं, तकरीर के लिए भी नहीं आ रहे। लेकिन तकरीर जब उन्होंने की तो 18वीं तरमीम के दिफा में भरपूर तरीके से डट कर नजर आए। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी उन्होंने बात की है और दोनों तरह की बात की है। एक तरफ ये कि जो लोग खड़े हो गए रियासत के खिलाफ, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करें, लेकिन साथ उन्होंने मुहाजिरीन की सीटों पर यह कहा कि बिल्कुल ये खत्म हो जानी चाहिए और कोई भी सूबा ये नहीं चाहेगा। जिस तरह पंजाब है तो पंजाब सूबा भी नहीं चाहेगा कि सिंध से सीटें ऐसी हों कि वहां पर इलेक्शन हो रहे हों और उनको पंजाब में जगह दी जा रही हो। तो लिहाजा आज़ाद कश्मीर के लोग भी अगर निकले हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुहाजिरीन की सीटें जो आज़ाद कश्मीर से बाहर इलेक्शन होते हैं वो खत्म की जाए, तो इसकी जगह मखसूस नशिस्तें लाई जा सकती हैं, जिस तरह बाकी पाकिस्तान में होता है कि ख़वातीन की हैं, अक़लियत की हैं, टेक्नोक्रेट्स वगैरह, इस तरह से सीटें दी जाती हैं। तो इसी तरह आप आज़ाद कश्मीर में ही रहने वालों को मखसूस नशिस्तें आप दे दें। बिलावल ने यह बात की है। साथ वो कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं गिलगित-बल्तिस्तान के लोग, आज़ाद कश्मीर के लोग भी हमारे साथ आकर बैठे। यानी ऐसे लग रहा है कि उबूरी तौर पर वो समझते हैं कि चूंकि एक इंटरनेशनल मामला है, तस्वीर तलब मामला है, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, ये एक फैसला होना है। कश्मीर के अवाम अपने हक का फैसला खुद करें, वो किसके साथ जाना चाहते हैं, भारत या पाकिस्तान के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, तो लिहाजा भारत ने तो ये कर दिया गैर आईनी काम, गैर कानूनी काम। तो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को एक अलग स्टेटस दिए हुए है, तो एक अबूरी तौर पर इस तरह एक सूबे का सा स्टेटस दे दिया जाए कि वो भी यहाँ पर पाकिस्तान में आकर बाकायदा उसी तरह पार्लियामेंट कैसे बन सके। ये उन्होंने एक इनिशियल बात की है। बहरहाल असल में जनाब जो मैंने अर्ज की कि ब्लैकमेलिंग, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल कर रही है 28वीं तरमीम पर, और बिलावल भुट्टो की आज की तकरीर वाज़े तौर पर इस तरफ इशारा थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 2010 में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने लगाई थी, सैलाब आया था, तब से लेकर ये आज तक चल रही है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का हिस्सा सूबों को नहीं जाता। तो 18वीं तरमीम में सूबों के पास भी ना सिर्फ इख्तियारात, डिपार्टमेंट्स गए थे, बल्कि रकम भी जानी थी। तो ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इतनी लगा कर के वो डिविजन पूल में ही नहीं जाती वो रकम, ये वाला टैक्स जो है सारे का सारा विफाक के पास आ जाता है और इतनी ज्यादा बढ़ा दी है। ये 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है। ये उन्होंने बात की। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पीछे नहीं हट सकते, वैसे तो बजट में उसको और बढ़ाया जा रहा है। तो अपने खदशात भी उन्होंने गिनवा दिए। असल में वो 28वीं तरमीम से पीछे हट रहे हैं। पीछे मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले यकीन दहानियां करवाई गई थी, अब वो कह रहे थे कि ठीक है जरूरत थी, हमने दरमियानी रास्ता निकाल लिया और फंड्स सूबे इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को भी सराहते हैं, वो भी फंड्स देने को तैयार है, लेकिन जो कबायली इलाके थे जहां पर शोरिश थी उनको जितनी रकम मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल सकी। इस तरह वो हर तरफ खेलते नजर आए। तो पीपल्स पार्टी ब्लैकमेलिंग कर रही है गिलगित-बल्तिस्तान के इशू पर। सिर्फ गिलगित-बल्तिस्तान का मामला नहीं है, मामला सिंध का भी है, 28वीं तरमीम का भी है। जब तक 28वीं तरमीम नहीं हो जाती, मुकम्मल तौर पर सूबों से बाकायदा इख्तियारात नहीं ले लिए जाते बहुत से, और रकम नहीं ले ली जाती। ये तो एक ऐसे है ना कि आइन में तो नहीं है, लेकिन चले फिलहाल हम खुद से सूबे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये परमानेंट हाल तो नहीं है। तो इसलिए 28वीं तरमीम होगी, नए सूबों की भी बात उसके अंदर है, उसमें बल्दियाती प्रॉपर एक सिस्टम की बात है। तो सिंध हुकूमत को ये सूट नहीं करता और भी बहुत सी गवर्नमेंट्स को। तो नून लीग भी इसमें शामिल है, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें मरीम नवाज कैंप या नवाज शरीफ कैंप भी शामिल है। वो भी नहीं चाहेंगे नए सूबे बने, पंजाब में उनकी हुक्मरानी थोड़ी कम हो सके या उनके इख्तियारात कम हो सकें, और फंडिंग तो पहले ही वो कम कर रहे हैं। तो इस पर भी वो खुश नहीं है, क्योंकि इनका तो सारे का सारा फोकस ही होता था सड़कें, पुल, ये वो, नाम शाम सब। अब वो भी कम हो जाएगा, स्क्रूटनाइज भी और ज़्यादा होगा, तो वहाँ भी प्रेशर है। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं इस चीज़ में एक साथ है। तो ये ब्लैकमेलिंग हो रही है। सिर्फ जीबी का मसला नहीं है, वहाँ भी इसलिए पीपल्स पार्टी को पूरी तरह इख्तियार नहीं दिया जा रहा और ऐसा सेटअप लाया जा रहा है कि जिसमें कभी भी जिसकी मर्जी हुकूमत हो उसको गिराया जा सके। पीपल्स पार्टी को भी इसका अंदाजा हो गया है, इसीलिए वो कह रहे हैं जी हमारा मैंडेट नहीं दिया जा रहा, फलां हो रहा है, ये हो रहा है। अब दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के देखिए हालात कि एक तरफ फैसल वाडा आए। अब तो फैसल वाडा के बारे में कौसर काज़मी साहब जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत, वो कह रहे हैं जी मैं आपको बता दूं, खबर यह है कि उनको शटअप कॉल दे दी गई फैसल वाडा को। अब वो इस तरह के बयानात नहीं देंगे, पेशगोइयाँ नहीं करेंगे कि जी हुकूमत जा रही है और इस तरह की बात। मेरा नहीं ख्याल कि फैसल वाडा साहब जो है इतनी आसानी से खामोश होंगे और उनको इस तरह बड़ा आसान है शटअप कॉल देना है फलां, इनको बताने के लिए कर दिया होगा। अब इस्टेब्लिशमेंट में भी दो लग रहा है कि सोचें हैं। एक तो ये कि अभी फ़िलहाल ना इतना प्रेशर डाला जाए और अदम इस्तेहकाम आएगा, जो है इसको चलने दिया जाए। दूसरी तरफ ये है कि नहीं बहुत हो गया, 4 साल बहुत है, अगला साल भी इसी तरह। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि 4 साल मुसलसल ऐसे हों कि हम 4% ग्रोथ भी नहीं हासिल कर सके, 2-2.5% पर चल रहे हैं। तो ये तो कब निकलेंगे हम, कब बेहतरी आएगी? कई साल हमें मुसलसल 6-7% ग्रोथ चाहिए कम अज़ कम।
जो खान साहब के दौर में आखिर में थी वो चाहिए, तो हम तो उसके करीब भी नहीं जा रहे और बर्बादी होती चली जा रही है। अब हमारी स्टैब्लिशमेंट पर इस वक्त दो बहुत ज़्यादा बोझ हैं, बहुत बड़े बोझ। एक तो ये कि खान साहब को मुसलसल जेल में रखना। तहरीक इंसाफ सबसे पॉपुलर जमात है, सबसे ज़्यादा वोट बैंक उनका है। जितना अरसा खान साहब को अंदर रख रहे हैं वो एक बोझ बन रहा है, लोगों में रिएक्शन आ रहा है, लोग एक तरह से मायूस भी हो रहे हैं कि जी कुछ नहीं होता इस मुल्क में, कोई उम्मीद की किरण नहीं है, और उनकी हमदर्दियाँ खान से बढ़ती चली जा रही हैं। जब कभी भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अब जब भी इलेक्शन हुए फ्री एंड फेयर ही करवाने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। पाकिस्तान इतना गहराई में जा चुका है, मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर, सियासी, आइनी, कानूनी, अदालती तौर पर दुनिया की नज़र में इतना गिर चुका है कि कोई इस मुल्क में आने को तैयार ही नहीं है सरमायाकारी के लिए दीगर हवालों से। हमारी साख बहुत बेहतर इंटरनेशनलाइज हो गई है ईरान अमेरिका जंग रुकवाने के बाद, लेकिन इसका हमें कोई उस तरह का फ़ायदा बरह रास्त नहीं हो रहा सिवाय साख के। इज्जत हमें मिली, कोई शक नहीं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुल्क में इसके असरात सिफर है, कुछ नहीं हो रहा। तो लिहाजा जब भी इलेक्शंस करवाए गए फ्री एंड फेयर करवाने पड़ेंगे और कोई हल ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि 4 साल बहुत होते हैं चीज़ों को देखने के लिए, इतने इस अरसे के बाद तो दोबारा इलेक्शन की बात आ जाती है। और वो जो सोच थी कि जी अब ये ताहयात यही सेटअप चलेगा, सारों कंटिन्यू करें, इनकी मुद्दत बढ़ा दें, ऐसा मुझे होता नज़र नहीं आ रहा। अगर किया अभी तो वक्त ही होगा, उसके बाद कहानी खत्म है। अभी तो इस भंवर से निकले तो फिर कोई बात है। एक तो ये बोझ कि जी खान साहब को अंदर रखा हुआ है। दूसरा बोझ ये है कि अगर लाना ही था, एस्टैब्लिशमेंट पर प्रेशर है, तो यही लोग जो आजमाए हुए थे, जिन पर टैग लग चुके, जिनको आप हर तरह से साबित कर चुके कि जी ये करप्ट है, ये मुल्क का पैसा लूट कर बाहर ले गए हैं, ये अशराफिया है, ये ख़ानदानी सियासत है, ये मौरूसियत है, इसने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, डुबोया, बर्बाद किया, फलां किया। फिर अगर 18वीं तरमीम पर आपके खदशात थे तो उन्हीं लोगों को फिर ले आए हैं, तो वो तो नहीं इतनी आसानी से चीज़ों को मानेंगे। तो बहरहाल ये दो बोझ हैं एस्टैब्लिशमेंट पर, और ये भी प्रेशराइज कर रहा है मामला एस्टैब्लिशमेंट को। फिर वो ब्लैकमेलिंग दोनों की तरफ से जारी है कि जहाज़ खरीदते रहे, अल्ले तल्ले करते रहे, अपने खानदान को नवाजते रहे, हमें कौन पूछ सकता है, एस्टैब्लिशमेंट के पास हमारे अलावा चॉइस ही कोई नहीं है। और जितना हो सके खान को और एस्टैब्लिशमेंट को लड़ा के रखो। अब आप देखिए ना, ये सवाल दोबारा उठने लग गए हैं कि अगर 21 करोड़ तकरीबन थी लागत कि जी ये मेंटेनेंस ऑफ प्लेन्स और फलां और पंजाब के लिए, उसके बाद उससे अगले साल 23 करोड़ पर चली जाती है 2025-26 में। अब इस बजट में पंजाब में 11 अरब रुपए रखे गए हैं। ये ऐसी तो नहीं इतने महंगे जहाज हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं, 11 अरब रुपए, कहाँ 23 करोड़ और कहाँ 11 अरब। यानी ये भी नहीं कि 1 अरब रुपया था और उसको 11 गुना कर दिया, 23 करोड़ से सीधा उठकर 11 अरब रुपया, 11 अरब का जहाज, और ऊपर से अब मेंटेनेंस और ये और वो इन VVIPs की जहाज़ों के लिए और इनके लिए 11 अरब रुपया। सोचिए हालात कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, अब हाल ये है इनकी कमज़ोरी का। मैं शहबाज शरीफ साहब की बात इसलिए कर रहा था कि इन्होंने पहले ही ट्वीट कर दिया जी हम स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, हम मेज़बानी करेंगे और वहाँ पर मुआहदे पर दस्तखत होंगे। वो ट्वीट तो उनको डिलीट करनी पड़ी। अब आया है कि जी दौरा भी मनसूख हो गया है, शहबाज शरीफ साहब जा ही नहीं रहे। और बहुत से साफ़ियों के, दीगर वज़रा के अरमान थे कि वहाँ हम फ़ौज ज़फ़र मौज ले जाएंगे, पूरा जहाज़ भर के मज़े करेंगे, वहाँ पर होटल्स में ठहरेंगे। इतने तो वहाँ सारे जो इकट्ठे हुए हैं सदूर वगैरह, वो अपना लाओ लश्कर नहीं लाए होंगे जितने हम चले जाएंगे और सरकारी खर्च पर हम मज़े करेंगे। वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए, क्योंकि रिमोटली साइन कर दिए गए हैं, वर्चुअली बैठे हुए अपने अपने मुल्कों में। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्ज़रलैंड से, इधर ईरान में रहते हुए ईरानी सदर ने, पाकिस्तान में रहते हुए शहबाज शरीफ की बारी आ गई। इनको इतना नहीं बताया गया कि हम इस तरह वर्चुअली साइन कर रहे हैं, दूर दूर बैठे हुए ही सिग्नेचर्स हो जाएंगे। तो इनको उतने भी अहमियत नहीं दी गई शहबाज शरीफ को। बाद में बता दिया गया कि हाँ आपको चले हम कंपनसेशन के तौर पर आप सालसी के किरदार के लिए आपके एक साइन भी हम करवा देते हैं, बस ये हुआ। तो दौरा भी मनसूख हुआ, वो अलग शर्मिंदगी है। अब अंदाज़ा लगाइए, एक तो फैसल वाडा साहब जितना शर्मिंदा कर रहे थे, उन्होंने यहाँ तक एक सवाल के जवाब में कहा कि देखें क्रेडिट ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, फील्ड मार्शल का है, शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा सा तो क्रेडिट दे दें। फैसल वाडा ने जवाब ये दिया, टेलीविजन पर मौजूद है, क्लिप मौजूद है, मैंने देखा है सारा। उन्होंने कहा मैं अबलू बबलू मेरे ड्राइवर हैं या गार्ड हैं, मेरी मर्जी होती है, मैं जा रहा हूँ तो मैं किसको उसको साथ लेता हूँ, अबलू रहेगा, बबलू रहेगा, बबलू रहेगा, गबलू रहेगा। तो बस ये है, यानी उन्होंने तशबीह दी कि शहबाज शरीफ साहब एक ड्राइवर या जिस तरह मुलाजिम की तरह होते हैं कि जिसको साथ रहना है उसको चलो साथ ले लिया, इससे ज़्यादा उनकी कोई अहमियत नहीं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब खुद, उनकी काबीना में इतनी जुर्रत नहीं है वो जवाब दे सके। राना सनाउल्लाह से मालिक साहब बार बार पूछते रह गए अपने प्रोग्राम में, आपने कहा 2 अशखास को जब आप रखेंगे साथ तो एक को नवाज देंगे तो दूसरे को इस तरह नहीं करेंगे तो फिर फैसल वाडा साहब तो नाराज़ होंगे, तो दूसरा कौन है वो तो बता दें। तो राना सनाउल्लाह कहते रहे जी नहीं आपको पता ही है, मुझसे ना पूछें। कई सेकंड्स तक वो बार बार ये बात करते रहे, कोई 1 मिनट तक ये बहस जारी रही, लेकिन राना सनाउल्लाह टस से मसली होने का नहीं, ये तो हाल है। तो शहबाज शरीफ साहब भी कुछ नहीं कर सकते,
उनकी काबीना नहीं कुछ कर सकती, इसलिए कहा जाता है फैसल वाडा की क्या ज़रूरत है कहने की कि इतना टाइम है, फलां है। ये मिनट्स की मार है। ये नून लीगी सहाफ़ी इनके सपोर्टर कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब इनकी काबीना मिनट्स की मार है। कोई ज़रूरत नहीं है फैसल वाडा को ज़ाया करने की कि जी वो बयानात देंगे और इस तरह होगा, फलां होगा, ये हुकूमत इस तरह जाएगी, फलां जाएगी। शहबाज शरीफ साहब के पल्ले कुछ है ही नहीं। उनको कहा जाएगा अभी रिज़ाइन करो, वो कहेंगे जी मुझे आप हुक्म करते, आपको कहने के फ़ोन पर कह देते, वैसे ही कह देते, वो कहें अभी लिख के रख के दे दो, वो भी दे देंगे। जब चाहे जिस तरह चाहें शहबाज शरीफ साहब से करवाने, कोई मसला ही नहीं है। तो क्या ज़रूरत है इतना थ्रेट करने की, फलां करने की। अब शहबाज शरीफ साहब इसीलिए फाइलें तैयार कर रहे हैं, जो हुक्म आया। अब वो अपने करीबी लोगों को बचाने की तो कोशिश करेंगे जो उनको पसंद है। बाकी देखें किस किस के ऊपर तलवार चल जाती है, क्योंकि फ़ाइलें अब तैयार कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। डॉक्यूमेंटेशन होगी और वो ज़ाहिर है फिर बताएंगे देखें इस फाइल में ऐसे आया है, फलां आया है, ये हुआ है, वो हुआ है, इसलिए मैं आपको छुट्टी करवा रहा हूँ। तो नवाज़ शरीफ साहब के आगे भी फिर वो यही पेश करेंगे कि ये वजह थी, फलां थी, ये थी, वो थी, कि भाईजान अगर हमने बचना है, मेरी सीट बचानी है, तो इन लोगों को तो इधर उधर करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें अब हो रही हैं, इस तरफ चीज़ें जा रही हैं। बाकी जनाब खान साहब से पिंडी में रिपोर्टेड जो मुलाकात है वो पहली दफ़ा कही जा रही है कि पिंडी यानी अडयाला जेल तो है ही, लेकिन अडयाला जेल से बाहर पिंडी में पहली मुलाकात हुई है। और अब उसके बाद चीज़ें बदल रही हैं। अभी देखते हैं कि अदालती कार्रवाइयाँ आज की जो नज़र आई हैं उसमें किस तरह का रिलीफ आता है। लेकिन ये पहली हम डायरेक्ट मुलाकात कह सकते हैं पिंडी के अंदर खान साहब की हुई है, जब खबर आई कि उनको पिम्स ले जाया जा रहा है। नहीं जी, पिम्स नहीं लेकर गए, अलशिफा इस्लामाबाद लेकर गए हैं। और अब कन्फर्मेशन हो गई है कि उनको पिंडी में ही रखा गया था और वहीं पर जो पिंडी आई हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाया गया और वहीं पर फिर मुलाकात, या जहाँ भी यानी ट्रीटमेंट के लिए वहाँ ले जाया गया था, और उसके मुलाकात का भी यही कहा जा रहा है वहीं हुई है, या बाहर पिंडी में ही अडयाला जेल से बाहर मुलाकात की गई है, ये हुई है। अब एक धड़का सा लगा हुआ है किस वक्त क्या हो जाएगा, किस वक्त हमारा क्या बनेगा। खौफ एक तारी है, क्योंकि वही बात कि जो कह दिया गया वो हमें करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हम हैं फॉर्म 47 वाले, हमारे साथ अवाम तो है नहीं कि वो बाहर आएंगे। पेट्रोलियम लेवी 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड की खिलाफवर्जी है। बिलावल को अभी याद आ रहा है, बिलावल बोलते चले जा रहे हैं। फिर पेट्रोल जब महंगा करना था तो फौरी कर दिया। अब हुकूमत कह रही है कि कमेटी हमने बनानी है, कमेटी बनेगी और वो फैसला करेगी। देखिएगा कैसे कैसे इनके बहाने हैं, अंदाज़ा लगाइए। इस वक्त अवामी सतह पर जो सबसे ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है, जो परेशानी बनी हुई है, वो ये है कि एक बिल कौमी असम्बली से पास हो गया है, मंजूर हो गया है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ जिस घर में चाहेंगी, जिस दुकान पर, जिस प्लॉट पर, जो भी जायदाद है, जिसकी भी है, जिस पर चाहेंगी टावर लगाएंगी, वहाँ से फाइबर ऑप्टिक गुजारेंगी, कोई उनको रोक नहीं सकता। ठीक है जी। बस PTA के हमारे जनरल साहब जो हैं, रिटायर्ड जनरल हफीज़ुर रहमान साहब, उनकी इजाज़त होगी, और जिस मर्ज़ी का घर है, जायदाद है, कुछ भी है, 30 दिन के नोटिस पर आपको हर सूरत वो खाली करना पड़ेगा, 30 दिन के नोटिस पर। अगर आप नहीं करते तो 5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। अब लोग परेशान है कि मलकियत मेरी है, घर मेरा, दुकान मेरी, जगह मेरी। अगर आप खुद हैं, किराएदार, कुछ भी हैं, वो आएंगे और वो देखेंगे जी ये जगह में पसंद आ गई है, यहाँ पर हम टावर लगा रहे हैं, यहाँ से फाइबर गुजार रहे हैं, निकलो यहाँ से, 30 दिन के आपके वक्त, नहीं जाओगे तो 5 करोड़ जुर्माना होगा। अब इस पर बड़ी बहस हो रही है कि ये कैसे हो सकता है, किसी भी शख्स का आप घर ज़बरदस्ती कैसे खाली करवा सकते हैं। तो अब कहा जा रहा है नहीं जी, इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा है इबाहम, उसको दूर कर लेंगे, फलां कर लेंगे। लेकिन अभी तक हुकूमत की से बाकायदा इसकी कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं आ रही। लोग इस कदर परेशान हैं, क्या है, जिसका मर्जी घर है, जायदाद है, कुछ भी है, उससे 30 दिन के अंदर खाली करवाओ और उसको जुर्माना भी 5 करोड़ रुपया कर जाओ, नहीं करता तो, और आपका कोई इख्तियार ही नहीं उस पर। ये कानून बाकायदा पास हो रहा है, कहाँ जाएंगे हम। इस वक्त ये शदीद परेशानी लाक है। एक खौफ ये भी तारी है कि जी हमने बड़ी कोशिश की खान साहब से डील करवाने की, अच्छा वो डील मान भी जाएं, हम जिस तरह आउट कर देते थे नवाज शरीफ को शर्मिंदा करने के लिए, जरदारी को, इन लोगों के लिए, लेकिन खान जिस चीज़ पर भी तैयार हो गया, लोगों ने फिर भी कबूल कर लेना है। उसको ये नहीं कहना कि जी हो इसने डील की है, फलां किया है, ये वो किया है, ये बुज़दिल है, नहीं, कहना नहीं, इसने जो किया है ठीक किया है, क्योंकि मकबूलियत के इस लेवल पर चला गया है। फिर भी लोगों ने उस पर वो टैग नहीं लगने देना कि जी ये नवाज शरीफ या जरदारी की तरह इन्होंने डील किया है, फलां की है, ये किया है, वो किया और बाहर आए हैं। तो उनकी मकबूलियत में कमी नहीं आनी। हम जैसी मर्जी शराइत पर मनवा भी लें तो ऐसी शराइत पर मनाने की कोशिश हो रही है कि अच्छा कुछ ऐसी साख बची रह जाए, या खान साहब दिखाया जाए नहीं देखिए भी ये भी उनकी तरह का है, तो जो भी कर लें अब वो बात नहीं बननी। एक खौफ ये भी तारी हो चुका है कि क्या करें, किधर जाएं, किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलें, क्योंकि आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही। अच्छा, वो जो मैं बात कर रहा था 11 अरब रुपये की,
वो है जी VIP फ्लाइट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन सेल पंजाब में। फ्लाइट ऑपरेशन मेंटेनेंस सेल, इसमें 24-25 में 21 करोड़ 44 लाख था इसका बजट, 25-26 साल में पिछले साल 23 करोड़ 50 लाख, और अब 2026-27 के लिए इस बजट में 11 अरब 23 करोड़ पर रखा गया है। अंदाजा लगाइए, हैरान कौन है, किस तरह के जहाज़ या VVIP चीज़ें हम ले चुके हैं जिसके लिए इतना पैसा चाहिए, कहाँ जाएंगे। और जनाब अब एक और बात जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि आने वाले दिनों में खान साहब के केसेस, इन पर आपने नज़र रखनी है, और इसके साथ साथ कोट लखपत जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद और इनके अलावा शाह महमूद कुरैशी, साबिक गवर्नर पंजाब मुर्शद राज चीमा, मियाँ महमूद रशीद साहब, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, ये 5 लोग, दीगर भी बहुत से कारकुन हैं। लेकिन बड़ी खबर बनेगी अगर इनको कोई रिलीफ मिलता है, तो किसी भी तरह का कोई रिलीफ मिलता है तो फिर चीज़ें वाज़ेह तौर पर नजर आएंगी कि किस डायरेक्शन में जाने लग गई हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से। तो हुकूमत पर तलवार लटक रही है, लटकती रहेगी। पीपल्स पार्टी अपनी ब्लैकमेलिंग जारी रहेगी, नून लीग अपने तौर पर कर रही है, और इस्टेब्लिशमेंट इनकी इस ब्लैकमेलिंग से तंग है जी, हम जो मर्जी करते हैं हमें नहीं पूछा जा सकता। उसकी एक कड़ी है कि जी काबीना में तो कुछ करें ना, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो के ये चीज़ें इस तरह नहीं चल सकती। तो अब बिलावल अपना थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एक हाई पॉइंट कि 28वीं तरमीम ताकि किसी तरह से हम रोक सकें, देखिए हमने ये कर दिया है GB में और दीगर जगहों पर। तो ये खींचातानी चलती रहेगी, और इस बजट के फौरी बाद एक बड़ी डिस्ट्रप्शन हमें नज़र आएगी। वो सिर्फ ये नहीं कि काबीना में होगी, और उसके असरात और भी ज़्यादा फैलेंगे, और 28वीं तरमीम से कम पर इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में खुश नहीं होगी। बिलावल जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी गेम्स कर लें, या जिस तरह से भी चलने की कोशिश करें। तो इसलिए आने वाले दिनों में ये जो तलवार अब इस वक्त सिस्टम पर, हुकूमत पर लटक रही है, ये हटने नहीं वाली। अल्लाह हाफ़िज़।